नमस्कार, चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के हमारे खास शो निष्पक्ष में आपका बहुत स्वागत है। यहाँ बात होती है ना पक्ष की ना विपक्ष की, जो भी बात होगी वो पूरी तरह से निष्पक्ष। और कोशिश करते हैं शो के माध्यम से हम जिसके साथ भी इंटरव्यू करें उनके साथ पूरी निष्पक्षता के साथ बात करते हुए हर उस तथ्य को जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आपके, हमारे और जनता के लिए जानना ज़रूरी है। आज के हमारे शो में खास मेहमान है आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, राज्यसभा से सांसद रहे, इस समय वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत से मुद्दों पर इनसे सवाल करना बनता है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 साल की सत्ता के बाद सत्ता से हटी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रेखा गुप्ता में। इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर वस्तुस्थिति वर्तमान में क्या है, केंद्र के अंदर जो अभी हाल ही में बिल पेश हुआ उसको लेकर सवाल बनता है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे अरविंद केजरीवाल, पंजाब और आम आदमी पार्टी से जुड़े। इन सारे सवालों के लिए स्वागत करते हैं हम सुशील गुप्ता जी। सुशील गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे खास शो में। थैंक यू। सुशील गुप्ता जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा और चर्चा का विषय बना हुआ है जो बिल पास हुआ है जी राम जी। कहते हैं कि मनरेगा को बदल कर जो जी राम जी बिल लाया जा रहा है उसका जो विपक्ष है वो पुरजोर विरोध कर रहा है। संसद के अंदर भी जोरदार हंगामा रहा। सबने कहा जी कि मनरेगा बदल दिया, महात्मा गांधी जी का नाम बदला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसका नाम बदलने का विरोध तो है, परंतु इस पे दो विरोध है जी। मनरेगा का जो नया बिल लाया जा रहा है उसमें जो पैसा अभी तक केंद्र देता था उसमें राज्य की हिस्सेदारी तय की जा रही है। जी। बहुत से राज्यों के अंदर मनरेगा की स्कीम बंद हो जाएगी। राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं रहती। पैसा केंद्र के पास आज एक अधिकार बढ़ता जा रहा है। हायर एजुकेशन सारा केंद्र के अंदर चला गया। जीएसटी का मैक्सिमम शेयर केंद्र के पास चला जाता है, बाकी चीज़ें चली जाती है, तो स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं रहती। उस विषय को देखते हुए इसका पार्लियामेंट के अंदर विरोध हो रहा है कि केंद्र सरकार उसके दिन पूरे करे और राज्य का शेयर ना करे, और नाम बदलने से बात नहीं बदलती। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई जैसे पहले तो 100% केंद्र सरकार दे रही थी, अब उन्होंने करा कि जो उत्तर पूर्वी राज्य और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर तो 90% और 10% का शेयर करा, और अगर बाकी राज्यों की बात करें जो ग्राउंड ज़मीनी स्तर पे हैं जो उसमें 60 और 40% का प्रस्तावित है। उसमें मैं आपको यही कह रहा हूँ कि 40% का बोझ राज्य को ऊपर डाला जा रहा है। राज्य इस बोझ को सहन करने की शक्ति में नहीं है। बीजेपी शासित राज्य बेशक ना बोले, केंद्र के दबाव पे ना बोले। आज तो मैक्सिमम राज्यों में उन्हीं की सरकार है। हाँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, वो बेशक ना बोले क्यों, डरते हैं कि उनके मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। वो डरते हैं कि अगली बार टिकट नहीं मिलेगी, परंतु हकीकत यह है कि हर राज्य को इसका नुकसान होने वाला है। और जब देश के हर राज्य में नुकसान होगा तो वो चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भी देखिए मनरेगा के अंदर पहले 100 दिन का जो था ना, एक 100 दिन का रोजगार जो था वो उसमें इंश्योर किया गया था। अब तो उन्होंने 125 दिन का कर दिया। साथ ही में उन्होंने जो इसकी जो परिधि है, जो इसका दायरा है, वो दायरा भी बढ़ा है। जो ग्रामीण के अंदर विकास योजना चलेंगे उसके अंदर भी इसको इन्वॉल्व किया गया। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये धीरे धीरे स्कीम को बंद करने का एक सिस्टम निकाल लिया इन्होंने कि ना 40% राज्य दे पाएंगे और ना ये स्कीम चलेगी। इसका नाम भी बदल दो और इसकी स्वरूप भी बदल दो। जो केंद्र सरकार का खर्चा था, केंद्र सरकार कमाई के साधन तो अपने अंडर करती जा रही है और खर्चों के राज्य की तरफ बढ़ाती जा रही है। ये तो बात नहीं बनती ना। आप देखें कि ये इंश्योरेंस बिल लेके आए, ट्रांसपोर्ट बिल लेके आए, बहुत सी चीज़ें जो राज्य के अधिकार के क्षेत्र में थी पिछले 10 साल के अंदर लगातार धीरे 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 केंद्र सरकार का दिन चलती जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बिल लेकर आए और बहुत से ऐसे बिल आए हैं जिनके ऊपर समय समय पर राज्य के अधिकार को स्नैच किया गया है। राज्य का अधिकार स्नैच किए जा रहे हैं, राज्य की फाइनेंशियल पावर को स्नैच की जा रही है और राज्य के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाला जा रहा है। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब की, हरियाणा के अंदर भी अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। अक्सर देखा जाता है सत्र शुरू होता है, सत्र से पहले बहुत सारे उम्मीदें होती हैं। लोगों को लगता है हमारी जनता की बात होगी, वहाँ जाकर मुद्दे उठेंगे, हमारे कोई क्षेत्र की बात होगी, विकास परियोजनाओं को आगे की बात होगी। हर बार देखा जाता है कि जब भी विधानसभा का सत्र होता है कभी ना कभी जो है ना सत्ता और विपक्ष के जो बीच में नोकझोंक हो जाती है, या तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है या स्पीकर जो है उनके चलते की अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनको पार कर देते। आज भी ऐसा हुआ। वंदे मातरम को लेकर बहस चल रही थी तो वहाँ पर उनकी तरफ से जोर से जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने तो अभी उनको नेम घोषित करके वो एक एक करके सारे विधायकों को निकाला जाए। ऐसा क्यों होता है अक्सर? देखिए, अगर सरकार हाउस चलाना चाहे तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें हाउस ना चले। सरकार की नीयत है कि हम ऐसी चीज़ें लेके आए जिसमें विपक्ष शोर मचाए। हम हाउस को ना चलाना चाहें, विपक्ष के सिर पे ठीकरा पोड़ के हाउस को स्थगित कर दें, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो विधानसभा हो,
अब तो इस देश के अंदर ये परंपरा बन गई है, किसी न किसी तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम से चीज़ों को नहीं होने देना, और नहीं होने देना तो विपक्ष के से ढाका फोड़ना और एडजॉर्न कर देना। जैसे आपने बात कही कि सत्ता पक्ष चलाना नहीं चाहता तो मुद्दे ऐसे ले आते हैं कि विपक्ष हंगामा करे, यही बात सत्ता पक्ष कह सकता है कि भैया विपक्ष अगर आराम से चलने दे और अगर हम तार्किक बात कर रहे हैं तो तार्किक बात पे हमारे साथ डिबेट करें, हेल्दी डिबेट करें, इसीलिए सत्र होता है। वो हंगामा कर देते हैं तो मजबूर पार्लियामेंट किस लिए बनी है जी। कि लोग अपनी बात कह सकें। मैं सांसद रहा, ये माइक नहीं देते थे, ये टीवी उस मेंबर के ऊपर नहीं लगाते, हटा देते हैं। मेंबर कुछ बोलना चाहे उसको अलाउ नहीं करते, उसका टाइम को काट देते हैं। तो ये सिस्टम ठीक नहीं होता। खुद पार्लियामेंट के अंदर आज धमकाने वाली लैंग्वेज यूज होने लगी है। ये अगर इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा होगा तो फिर कहाँ पे ठीक होगी। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, हरियाणा के इस समय आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, राज्यसभा सांसद रहे, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली की राजनीति पूरे देश की नज़रें जो है दिल्ली की तरफ रहती है। दिल्ली में सब पहले बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार रही 10 साल, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। फिर कुछ समय के लिए जब वो जेल गए तो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। पिछले साल चुनाव हुए तो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। आजकल आम आदमी पार्टी का लगता है कि एक ही एजेंडा दिल्ली के अंदर कि भाई साहब कोई और काम करो ना करो लेकिन रेखा गुप्ता के पीछे पड़े रहो। पहले एग्जांपल ले लेते हैं कूड़े के पहाड़ का। कूड़े के पहाड़ का एक ज्वलंत मुद्दा था कि भाई हर तरफ बात होती थी। अब जब से इनकी सरकार आई है तो लगभग मुझे लगता है 30% के आसपास, जो लगातार वीडियोज़ भी सामने आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, चाहे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से भी आ रहे हैं, लगभग 30% कूड़े के पहाड़ कम हो गए। रेखा गुप्ता ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि भाई हम 100% जो है। क्या कारण मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जब आपकी सरकार रही आम आदमी पार्टी की तो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कूड़े के ढेर को बहुत कम कर दिया था, बहुत कम कर दिया था। और हमारा मेन इलेक्शन का मुद्दा भी ये था कि हम कूड़े के ढेरों को खत्म लेकिन वो जब लोग निकलते तो दिन ब दिन साइज बढ़ता जा रहा था उसका। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कॉर्पोरेशन हमारे पास नहीं थी जी। पिछले 15 साल नगर निगम बीजेपी के पास रही। हमारे पास नगर निगम 1 साल तो पहले, हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हमारे पास 1 साल पहले ही आई थी और सैलरीज नहीं दी गई और बड़े एम्प्लॉइज को। 1 साल के अंदर 40% कूड़े का पहाड़ हमने कम किया था। जहाँ तक रेखा गुप्ता जी की बात है, बीजेपी की बात है, इन्होंने कहा था कि ईद सर्दियों में पोल्यूशन 0 लेवल होगा। इन्होंने कहा था, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल कहा था जी, और ऑन रिकॉर्ड है। और आज 500 से ऊपर AQI है। PM 2.5 का लेवल 500 से ऊपर है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया। हर व्यक्ति आज हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। हेल्थ इमरजेंसी दिल्ली में लागू हुई है। इन्होंने कहा था कि जमुना साफ हो जाएगी, जमुना में अंदर वही जहरीले जहाज आ रहे हैं। फिर भी लेकिन इस बार जब छठ पूजा हुई तो एक आर्टिफिशियल यमुना बनाई गई प्रधानमंत्री जी के लिए। जब उसकी पोल खुल गई तो प्रधानमंत्री जी गए नहीं वहाँ पे नहाने के लिए, क्योंकि उस जमुना में तो नहा नहीं सकते थे। आर्टिफिशियल जो जमुना बनाई थी उसके अंदर नहा। लेकिन लगातार 6 महीने तक वहाँ शिफ्ट चलती रही, मशीनें लगी रही, क्लीनिंग चलती रही। तो केजरीवाल जी के पास इतना टाइम था, आम आदमी पार्टी के पास समय था, तब तो जब भी जाते थे वहाँ जाग ही जाग होती थी। देखिए, हमने पहले भी कहा था, आज भी हम कह रहे हैं कि ये जो फैक्ट्रियों का पोल्यूशन आता है दिल्ली NCR से, उसको कहीं ना कहीं NCR के लोगों को रोकना पड़ेगा। वहाँ के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे और वो गंदा पानी इसमें आता है। हमने हरियाणा में भी यमुनानगर से डलता हुआ दिखाया, इंद्री से डलता हुआ दिखाया, पानीपत से डलता हुआ दिखाया, सोनीपत से डलता हुआ दिखाया। अगर रसायन युक्त पानी जमुना में आएंगे तो जमुना दिल्ली में साफ कैसे? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, इस सरकार के पास सारी व्यवस्था है। अगर उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, चाहे वो आपकी सरकार थी चाहे रेखा गुप्ता बीजेपी की सरकार है, जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया गया कि प्रॉब्लम ये है, यहाँ से केमिकल युक्त पानी आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए, मतलब उसमें रोक कौन रहा है? उसके लिए तो प्रावधान बनाया जा सकता है, उसके लिए उनसे बात की जा सकती है। जो दूसरी स्टेट है उसके साथ कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है उनका पानी। स्टेट में बीजेपी शासित राज्य है, एक तरफ यूपी अटॉर्नी सिटी का पूरा आता है, एक तरफ हरियाणा है। तो आपको लगता है कि वो मतलब तो जानबूझ के करते रहे? नहीं, लापरवाही है। क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारी उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, कोई सख्ती नहीं होती और सारा का सारा गंद जमुना में आता है। अभी जब AQI की डॉक्टर साहब आपने बात करी तो AQI को लेकर बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई है पूरे, और चिंताजनक बात भी है क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य की बात है। रेखा गुप्ता जी ने एक इंटरव्यू दिया है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, बोल दिया था कि ये थर्मामीटर है, टेम्परेचर है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एक ऐसा एजेंडा मिल गया, मुझे लगता है कि शायद पिछले दिनों में इतनी सेल थर्मामीटर्स की वैसे नहीं हुई होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के हर आदमी ने थर्मामीटर ले लेके गली में, नुक्कड़ पे, चौराहों पे वीडियो बनाए
और सबसे ज़्यादा जो वीडियो बनाए वो आपके वरिष्ठ नेता है सौरभ भारद्वाज। सौरभ जी ने तो एक लेवल आगे जाते हुए रेखा गुप्ता जी को लेकर एक वीडियो बनाई, जिसको आप ब्लॉग कह लीजिए, मीम कह लीजिए, कि एक पोर्ट्रे किया हुआ है कि रेखा गुप्ता जी को एक सो कॉल्ड डॉक्टर के पास ले गए हैं और उनको कहते डॉक्टर साहब इनका इलाज करिए। तो उन्होंने कहा इनको प्रॉब्लम क्या है? कह जी इनको बीमारी है, झूठ बहुत बोलती है, इनका इलाज करिए, झूठ बहुत बोलती है। तो क्या कहना चाहेंगे? आफ्टर ऑल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब हम संवैधानिक पदों के ऊपर बैठते हैं तो जो बातें बोले उनको पूरी करनी चाहिए और अन्यथा ना बोलें। अगर हम देश की राजधानी के मुख्यमंत्री अगर इन छोटे छोटे डिफरेंसों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? पूरी दुनिया के अंदर जो दिल्ली में होता है पूरी दुनिया देखती है। आज इतनी फ्लाइटें इसकी वजह से नहीं उतर पा रही हैं समय पे। आज ट्रेनें यहाँ से दिक्कत में हो रही हैं, स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ रही है और पूरी दुनिया से आने वाले लोग, अगर फुटबॉल के प्लेयर आते हैं, मेसी आते हैं, तो वहाँ पे AQI की जनता नारे लगाती है। लेकिन सत्ता पक्ष और लोगों की तरफ से ना ऐसी बात भी निकल के आई कि भाई ये एक तरह का प्लांटेड था। ये ऐसा लगता है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल रही है, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, तो भाई लोग जब गए मेसी को देखने तो उसी में से उनको एक मैसेज के तहत भेजा कि भैया वहाँ जाकर इस तरह का कुछ करना आप। मतलब बीजेपी अभी ये समझती है कि दिल्ली के अंदर कंट्रोलिंग पावर अभी आम आदमी पार्टी के पास नहीं, आम आदमी पार्टी, लेकिन कार्यकर्ता तो है ही है। बीजेपी ये समझती है कि कंट्रोलिंग पावर आज आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन कार्यकर्ता और आपके समर्थक तो आपके साथ हैं। आपका भी जनाधार है। क्या हमारे समर्थकों को फेफड़े स्टील के बने हुए हैं? सांस तो वो भी इंसान के फेफड़े हैं, खराब हो रहे हैं। बीजेपी समर्थकों के भी इंसान के फेफड़े वो भी खराब हो रहे हैं, कांग्रेस समर्थकों के वो भी हो रहे हैं। तो हर आदमी इस बात को समझता है। आज कट्टर बीजेपी के लोग भी अपने घर के अंदर बंद हैं, समझते हैं कि बाहर निकले तो दिल्ली में बीमार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति से निपटना केंद्र सरकार का भी काम है और राज्य सरकार का भी काम है। चलिए, मैं इस बात को भी हटाता हूँ कि मान लीजिए हम बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात नहीं करते। मेसी आया हुआ था, एक इंटरनेशनल स्टार है, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। हिंदुस्तान में इतने सालों के बाद आए, लोगों में उत्साह था कि मेसी को देखेंगे। आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे एनालिसिस करते हैं कि क्या वहाँ पर जो एक स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, खेल का, उत्साह का, एक युवाओं को मोटिवेट करने का, जिन्होंने भी किया, मैं नहीं कहता पब्लिक नहीं किया ना, दिल्ली की पब्लिक है, आप पर्सनली क्या देखते? वॉज इट राइट? क्योंकि एक स्पोर्ट्स इवेंट था तो शायद उसको स्पोर्ट्स की तरह रखा। स्पोर्ट्स इवेंट अगर स्पोर्ट्स की तरह रखा जाता तो शायद पब्लिक कुछ नहीं करती। पब्लिक को स्पोर्ट्स से दूर रखा गया। लीडर्स एंड VIPs उनके साथ घूम रहे थे। लेकिन वो तो हर स्टेट में रहा। आप मुंबई में जाएं, कहीं भी गए, वहाँ के चीफ मिनिस्टर और उनके प्रोटोकॉल के तहत जो। देखिए, जब तक आम लोगों से हर जगह प्लेयर मिलते हैं, यहाँ पे आम लोगों से मिलना वर्जित था और VIPs के साथ था। गुस्सा लोगों को इस बात का भी था, और जहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन था, लोगों को गुस्सा उस बात का भी था कि आज इतने बड़े स्टेडियम के अंदर आए, इतनी भीड़ के साथ आए और सांस लेना दुर्भर हो गया। लेकिन अभी जैसे मैंने आपसे अभी सौरभ भारद्वाज जी का पूछा, जिस तरह से उन्होंने वीडियोस बनाए, ब्लॉग्स बनाए, और आम आदमी पार्टी बहुत सारे वीडियो, सिर्फ एक वीडियो नहीं, बहुत सारे अनगिनत वीडियो टेम्परेचर और इसको लेकर आए। आप पर्सनली कैसे मानते हैं कि आफ्टर ऑल वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर है, इस तरह से सैटारिकल वे में बनाना ठीक है? एक विपक्षी दल की ड्यूटी बनती है कि वो विपक्ष के सारे मुद्दे उठाए, जो सरकार को सुधार करना चाहिए। अगर सरकार AQI कम करने पे ध्यान देती, अगर सरकार पोल्यूशन कंट्रोल करने पे ध्यान देती, इस समय तक अरविंद केजरीवाल जी इवन नोट लगा दिया करते और बहुत जल्द सारे कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा 100% बंद हो जाया करता। इंडस्ट्रीज के अंदर भी ग्राफ 4 तो लगा ही हुआ, रोक तो रखा ही अभी। ये ग्राफ 4 लगा है, परंतु अभी भी आप देख लें कि उतनी सख्ताई नहीं है जितनी होनी चाहिए। कुछ वीडियोस आए हैं सोशल मीडिया पर सामने जहां फिर भी साइट्स के ऊपर काम चल रहा है जी, और लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की है वीडियोस डालकर कि ग्राफ 4 लगे होने के बावजूद भी वो शायद कहीं ना कहीं या तो ढिलाई है, या अगर थोड़ी सी प्रशासनिक तौर पे सख्ती होगी तो शायद वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, जब हेल्थ इमरजेंसी हो जाए तो हर मिनिस्टर को, हर अधिकारी को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर अधिकारी और मंत्रालय ध्यान नहीं देंगे तो जनता तो बोलेगी। आपने भी एक बात कही कि भी हमारे अगर आम आदमी पार्टी के हैं तो क्या उनके फेफड़े स्टील से बने हुए? मुझे तो लगता है, मतलब मैं इसको अगर इस स्टेटमेंट को आपके एक देश से कोरिलेट करूं तो मुझे लगता है वाकई स्टील के बने हैं। अभी मैं किसी व्यक्ति का वीडियो आया था कि वो ज्यूरिक रेलवे स्टेशन पे थे स्विट्जरलैंड में,
और वहाँ पर वो जब रेलवे स्टेशन से निकलने लगे बाहर, तो वहाँ 5 के बाद, 5 AQI के बाद अगर 6 AQI हो जाता है तो रेड कलर का लाइट ब्लिंक होने लग जाती है। तो वो हेल्थ इमरजेंसी होती है कि जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो घरों से ना निकले। तो जब वहाँ पर उनके लाइट ब्लिंक होने लगी AQI की, तो उन्होंने साथ वाले से पूछा कि यार ये 5 की ये रेड लाइट क्यों आ रही है? तो कह रहे हैं यहाँ पर 5 का AQI है, अगर 6 हो जाता है तो रेड लाइट आती है। नॉर्मली 1 या 2 AQI रहता है। तो मतलब कहाँ तो एक ऐसा देश कि जहाँ 1 और 2 का AQI है, और कहाँ हमारे जो हिंदुस्तान के शहर हैं जहाँ 400, 500, 300 तो आम AQI है। हमने हिंदुस्तान में, दिल्ली में 5 को 50 नॉर्मल मान लिया, चलिए 10 परंतु 50 का 10 गुना मान 500, लिया। हाँ, 10 गुना मान लिया। 50 का 500, 500 बीजिंग में हुआ था एक बार, सारा देश बंद कर दिया था और कुछ दिनों में सरकार ने कंट्रोल कर लिया। मैं कहता हूँ ये इस समय केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का धर्म बनता है। और हरियाणा के अंदर भी AQI, जींद की बात करूँ मैं, बहादुरगढ़ की बात करूँ मैं, झज्जर की बात करूँ मैं, सोनीपत की बात करूँ, फरीदाबाद, 500 है। हरियाणा के लोगों की फेफड़े स्टील के नहीं है। ये कंट्रोल सब जगह होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसकी क्या, देखिए जब आपकी सरकार थी तो पहले होता था कि पराली जलाई जा रही है, अब तो पराली वाला भी है, उसका मिनिमल इफेक्ट है। क्या कारण मानते हैं कि देखिए आप लोगों ने पहले ऑड इवन करके भी देख लिया, आपकी सरकार थी, ऑड इवन भी करा, अभी ऑड इवन भी नहीं है, पराली का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता नहीं कि इस पर कलेक्टिवली एक सामूहिक तौर पे सत्ता और विपक्ष को एक ज्वाइंट मीटिंग करके इसके ऊपर में करना चाहिए? क्योंकि ये मुझे लगता है कि क्योंकि अदरवाइज ये ऐसा मुद्दा बन जाएगा जैसे हरियाणा के अंदर SYL है, साल दर साल SYL के मुद्दा चला ही आ रहा है, और मुझे लगता है लोगों को भी लगने लगा कि यार इस पर सिर्फ राजनीति होती है सालों साल से। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि एक बार इस पर ज्वाइंटली करके, और एक, क्योंकि ये प्रदेश हित की, लोगों की हेल्थ से रिलेटेड जुड़ा मुद्दा है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो एक बात समझ में आती थी कि केजरीवाल की सरकार केंद्र सहयोग नहीं करेगा। अब तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र का सहयोग करना भी बनता है और दिल्ली सरकार का भी सहयोग करना बनता है कि केंद्र उनका है, देश की राजधानी है ये। दिल्ली के अंदर देश के सारे सांसद रहते हैं, सारे मंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, और दिल्ली के अंदर सारे विदेशी मेहमान आते हैं, सारे राजदूत रहते हैं यहाँ पे। यहाँ का इम्प्रेशन, दिल्ली का इम्प्रेशन देश की इमेज को वर्ल्ड लेवल पे खराब करता है। तो चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को इस तरफ ध्यान दें। जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली की सरकार चलानी है, तो भैया उसका जो सारा कंट्रोल है, क्योंकि MCD में जिसका है, तो क्योंकि MCD के अंडर ही सारे काम आते हैं, जो डेवलपमेंट है, सब कुछ है। अभी चुनाव हुए हाल ही में कुछ उसके ऊपर, क्या कारण रहा आपको लगता है कि भी आशानुरूप उस हिसाब से, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन थी, और आम आदमी पार्टी के सभी नेता शायद लोगों के बीच में इस आवाज़ को लेकर जा रहे थे कि भी साल जो लगभग इनका हो गया वो बिल्कुल कंप्लीट फेलियर हो गया, तो ये एक्सपोज हो गए, इनको मौका मिला लेकिन ये एक्सपोज होने के बाद में, जैसे नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू के सिर पे ठिकाना फोड़ते हैं कि जी वो जवाहरलाल नेहरू खराब कर गए थे, हम ठीक नहीं कर सकते। अब ये जब फेल हो गए तो ये केजरीवाल के सिर पे ठिकाना फोड़ने लगे कि नहीं साहब हम नहीं कर सकते, हम ये नहीं मानते, हम फेल हो गए। अरे तुम्हारी स्टेटमेंट है, तुमने बोला था इस सर्दियों में कुछ नहीं हुआ दिल्ली के अंदर, साफ हवा देंगे। हालांकि रेखा गुप्ता ये कह रही थी कि हमारे टैंकर लगातार घूम रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, मिट्टी बिठाने के लिए, पोल्यूशन बिठाने के लिए, कह रही हमारे इतने हजारों टैंकर चल रहे हैं। एयर पोल्यूशन चेकिंग मॉनिटर के आसपास इनके टैंकर घूमते हैं और वहाँ छिड़काव करते हैं कि रीडिंग ठीक आए। वो तो खैर सवाल भी उनसे पूछा गया था कि भी आप लोग सिर्फ उसी के आसपास करते हो क्या जो AQI नापने वाला होता है, बाकी दिल्ली में नहीं करते कहीं भी, जहाँ से आपको लगता है टेम्परेचर वो जो उसका AQI एयर इंडेक्स नापा जाएगा। अगर हम इसके अलावा डॉक्टर साहब बात करें, अभी दिल्ली में एक मॉडल बड़ा पॉपुलर रहा था जो स्कूल का मॉडल्स है, फिर आपका हेल्थ का जो मॉडल है जिसको मोहल्ला क्लिनिक है, चल रहे हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक अभी? अब बीजेपी सरकार ने बंद करने शुरू कर दिए। बट ऐसा क्यों, अगर वो अच्छे चल रहे थे तो बंद क्यों कर दिया? देखिए इनको जनता के हाथ से इनको लेना देना नहीं है। मैं आपको दिल्ली सरकार की स्कीम थी दिल्ली आरोग्य कोष, उस स्कीम में एक्सीडेंट का पैसा मिलता था, उस स्कीम में डायलिसिस का पैसा मिलता था, उस स्कीम में बहुत से ऐसे इलाज थे। डायलिसिस का वो पेशेंट होता है कि एक बार डायलिसिस पे गया तो मरने के साथ उसका पीछा छूटता है, पैसा खर्चा शुरू हो जाता है, कमाई बंद हो जाती है। इन्होंने दिल्ली आरोग्य कोष का बंद कर दिया। वो डायलिसिस के हजारों मरीज जो अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते थे और सरकार पैसे देती थी, आज वो सब भगवान के भरोसे छोड़ दिए। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। वहाँ पे गरीब आदमी को दवाई फ्री मिलती थी, टेस्ट फ्री होते थे,
डॉक्टर की कंसल्टेशन फ्री थी, अब वो बंद कर दिए। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाओ, तो इसमें आम आदमी पार्टी ने अपना अपना जाके कोई बात नहीं, बीजेपी पार्टी के सामने अपना पॉइंट रखे, जो लोग हैं, जो लोग भी जाके उसके बारे में कर सकते हैं कि भी हमारे को तो सुविधाएं मिल रही थी, बंद क्यों की जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है, लगातार इसको उठाती रही है। जनता भी परेशान है, जनता के इंटरव्यू आप टेलीविजन में देखेंगे, परंतु मीडिया भी इन्होंने कंट्रोल कर दिया है और जनता की आवाज़ को भी दबा दिया। तो इस वजह से आपको लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक भी जो इनके प्लान के तहत, क्योंकि वो अपनी स्कीम्स पे शिफ्ट करना चाहते हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उसको इसलिए बंद कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि एजुकेशन, हेल्थ, बिजली और पानी, 4 ये बुनियादी ज़रूरत है, फिर रोजगार, इन चारों बुनियादी ज़रूरत जनता को मिलनी चाहिए। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी फ्री होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, बिजली बुनियादी जरूरत फ्री होनी चाहिए, लग्जरी के पैसे लगने चाहिए, पानी बुनियादी जरूरत फ्री होनी चाहिए, लग्जरी के पैसे लगने चाहिए। और आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर ये सारे काम होते रहे, परंतु अभी सारे काम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने तो ये कह के खारिज कर दिया कि भैया तो फ्री बीज बांट रहे हैं, इनकी तो सरकार ही इसी भरोसे चल रही थी कि लोगों को आदत ऐसी डाल दो, जो गरीब तबका है, जो थोड़ा सा लोअर अभी क्लास 10-10 हज़ार रुपये बिहार में बांट के इलेक्शन जीता है, सब जगह इन्हें दिल्ली के इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ये कहा कि हमने देंगे। आपको ज़्यादा पता होगा जी वहाँ पर ग्राउंड वस्तु स्थिति क्या मैं तो रही, आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि इंडिया एलायंस ने वहाँ पर फ्री ताकत भी तो बांटना है। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले शुरू किया, अनाज 5 किलो, और फिर ये राज्य सरकारों को बोलते कि आप नहीं करोगे क्योंकि हम बांटेंगे। अभी स्वाति मालीवाल का एक स्टेटमेंट आया था, कहते जी अरविंद केजरीवाल जी पहले कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आजकल वो पंजाब का पुत्र हो गए हैं, वो दिल्ली से ज़्यादा पंजाब में नजर आते हैं। वो कहती है ऐसा क्या हो गया कि भाई उनको लाविश लाइफ की, आम आदमी के नाम से पार्टी बनाई, आम आदमी का एजेंडा दिया कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, शीश महल बनाया, फिर दिल्ली का सरकार चली गई, तो उनको लगता है भाई वो लाव लश्कर तो चाहिए, तो वो अब दिल्ली के बेटा से पंजाब के पुत्र हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर वो ईमानदार राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी की सदस्यता लेनी चाहिए और फिर ये भाषा बोलनी चाहिए। मतलब पराये टुकड़ों पे पल के जिनका खाएं और उसी को गाली दें, ये मुझे ऐसा लगता है दुनिया में और एग्जाम्पल ऐसे नहीं मिलेंगे आप। ऐसा क्या कारण रहा डॉक्टर साहब की जो आपके कई बीच में जो शुरुआती तौर पे पार्टी हुई, हालांकि बहुत बार आपने शायद इस बारे बोला, बट मैं अपने व्यूअर्स के लिए, बड़े टाइम ऐसा रहा कि जो शुरुआती टाइम में जब पार्टी बनी उसके दौरान जो कई नेता थे, चाहे वो कुमार विश्वास रहे उस टाइम पे, फिर अलका लांबा भी थी, वो भी आम कांग्रेस में चली, क्या कारण रहा, योगेंद्र यादव थे, क्या कारण रहा कि कई जो बड़े नेता थे, बड़े नेता आज जो सस्टेन कर रहे हैं, राजनीति में कर रहे हैं, देश में अच्छे लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं, लोग उनकी बात को तवज्जो देते हैं, क्या कारण रहा कि वो कोर टीम का हिस्सा बने नहीं रह पाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब इच्छा बड़ी हो जाती है, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन कहा था कि जो पदों के लालच में आए हैं वो इस पार्टी में ना रहे। पदों की जो लालसा है वो बहुत बड़ी होती है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी पे भी, परंतु अगर अपने स्वार्थ को अलग करते हैं तो कभी कोर टीम से अलग नहीं होते। लेकिन यही बात उनका भी कहना था, क्योंकि जैसे कुमार विश्वास जी का बड़ी बार स्टेटमेंट आती है, उनका कहना भी यही था कि भाई अरविंद केजरीवाल तो उनको, वो आत्ममुग्ध इंसान है, उनको अपने से ऊपर कोई दिखता नहीं, उनको लगता है कि सब कुछ मेरा कंट्रोल में रहे, तो उस हिसाब से जो उनकी बात को रिजेंटमेंट जिसने भी किया उनके लिए बाहर का रास्ता जाना। आप वो क्या चाहते हैं कि कंट्रोल सारा उनके पास होना चाहिए था? ये तो उन्होंने बहुत कोशिश करी बीजेपी से भी राज्यसभा में जाने की, शायद उन्होंने भी इस बात के लिए उचित नहीं समझा होगा। चलिए बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब हरियाणा की। आप हरियाणा के अध्यक्ष हैं, साल के आसपास लगभग होगा, पिछले अक्टूबर में तीसरी बार सरकार बनी नायब सिंह सैनी ने। एक साल से अगर ग्राउंड पे बात करें, एक समय था जब दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली के बाद पंजाब में बनी, तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और इस उम्मीद के साथ किया, क्योंकि लोग एक नई उम्मीद देख रहे थे कि जिस तरह से जो हवा दिल्ली से चली, वो दिल्ली की हवा ने वहाँ पंजाब में उस हवा का असर पूरी तरह से आया और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ पंजाब के अंदर पहली बार आम आदमी की, यही उम्मीद लेकर लोग हरियाणा में चल रहे थे। लेकिन हरियाणा में ठीक उलट हुआ इसके, कि वहाँ पर किसी भी तरह का जनाधार आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में क्रिएट नहीं हुआ। क्या कारण मानते हैं? आपको क्या लगता है कि वहाँ लैक कहाँ हुआ आपको लगता है? देखिए, मैं आपको 2 बात बताता हूँ। हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती है। मैंने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा जी, लोकसभा का लड़ा था आपने, और 9 में से 5 विधानसभा में मैं जीता भी, और एक छोटे से मार्जिन से मैं हार गया। अगर 15,000 वोट मुझे और मिल जाती तो बैलेंस बराबर हो जाता। परंतु हरियाणा के अंदर
बीजेपी ने जाति और धर्म का जहर घोल दिया और उसने इस विधानसभा चुनाव में काम किया। आम आदमी पार्टी आज भी प्रमुख विपक्षी दल का रोल हरियाणा में निभा रही है। आज भी हॉस्पिटल का, स्कूल का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, तो चारों तरफ नशा फैल गया, हर जिले के अंदर नशा पैर पसार गया है। सबसे ज्यादा फिरौती मांगने वाले गैंग हरियाणा में ऑपरेटिव हो गए हैं। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल बंद होते जा रहे हैं। ये मुद्दे उठाती है तो आम आदमी पार्टी उठाती है। अब कांग्रेस का तो कहीं ना कहीं बीजेपी से हाथ मिला हुआ है और जब भी बात आई ये जेल में जाने से डरते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब लोग बदलाव के देखते हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश में पहली ऐसी पार्टी है जो सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनी, जिसने क्षेत्रीय राज्य पार्टी होते हुए एक से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाई। आज हमारे गोवा में विधायक है, हमारे गुजरात में विधायक है, जम्मू कश्मीर में विधायक है, दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दल है, पंजाब में हमारी सरकार है और अनेकों राज्यों के अंदर हमारे कॉरपोरेटर हैं, मेयर हैं, जिला पार्षद हैं। आज पंजाब में दोबारा हमारी आंधी आई है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे चलेगी। उपचुनाव भी हुई, उपचुनाव भी सारे हम जीते हैं। तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी हमारी 3 बार सरकार रही, 2 बार फुल टर्म रही, 1 बार शॉर्ट टर्म रही। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता रहता है, बट हम उसी जज्बे के साथ, उसी हौसले के साथ पूरे देश में व्यवस्था को बदलने के लिए काम कर रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी ने अभी 14 तारीख को रामलीला मैदान में रैली भी करी थी, वोट चोर गद्दी छोड़ की। पूरे देश भर से कांग्रेस के नेता और सारे पार्टी कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग रहे। हरियाणा के अंदर भी उन्होंने प्रोटेस्ट लगातार जारी किया। आम आदमी पार्टी की बात करें तो बीजेपी की सरकार अभी तीसरी बार बनी है। कानून व्यवस्था को लेकर मैं, क्योंकि आपने जो मुद्दे उठाए भी, कानून व्यवस्था लचर है, अभी फिरौती के लिए बहुत मांग, हर दूसरे आदमी को या जो भी थोड़ा समृद्ध है तो उनको फिरौती के लिए फ़ोन कॉल आ जाते हैं। जो कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, स्वास्थ्य विभाग, तो कहीं पर भी धरातल पे आम आदमी पार्टी का कहीं ऐसा क्यों नहीं दिखा कि लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हो, सड़कों पर जाकर लड़ाई लड़ रहे हो, या लोगों के बीच में बैठ के, या वहाँ कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हो नेताओं के साथ, जनता के बीच में कोई ऐसी कार्य, ये सिर्फ बयानों तक क्यों सीमित रह गया? ग्राउंड पे लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा रही है? ग्राउंड पे लड़ाई लड़ी, और ग्राउंड पे लड़ाई सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ही लड़ती है। परंतु आजकल हम संगठन को पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंदर चले गए। ओके, आफ्टर द इलेक्शन वी आर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द लीडरशिप इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। कल भी मेरा सिरसा के अंदर है और आगे रोड़ी में है और उसके बाद परसों फरीदाबाद में है। ऐसे लगातार, तो इसी के दृष्टिगत आप लगातार सारी जगह पे फिर कार्यकर्ता और अपना जो संगठन है वो नियुक्तियां करेंगे, उसको मजबूत कर रहे हैं दोबारा से। ओके, तो क्या लगता है कब तक आपकी जो हरियाणा में संगठनात्मक नियुक्तियों की अगर बात करें तो अगले कितने महीने में हम ये मान के चले भी आम आदमी पार्टी? मुझे ऐसा लगता है और 3 महीने के अंदर हर जिले में अपने संगठन को हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर देंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब कि लोकसभा का चुनाव जो अप्रैल मई में हुआ पिछली बार, इंडिया अलायंस था आपका। हरियाणा के अंदर जब लोकसभा के 10 सीटें थी तो 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी, कुरुक्षेत्र, जहाँ से आप चुनाव लड़े थे, और 9 कांग्रेस के पास थी। 4 महीने बाद ही, लगभग 4 से 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव थे। अभी आपके वरिष्ठ नेता हैं अनुराग ढांडा हरियाणा से, उनका भी बयान आया कि भाई हमने तो कांग्रेस पार्टी को कहा था इतनी सीटें दे दो, नहीं दी, 10 का नहीं दी, अगर दे देते तो सरकार बन जाती। तो ऐसा क्या हुआ कि जब इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस जिसकी बात करें कि लोकसभा में 7 चुनाव लड़ रही है, विधानसभा में आते अगर सहमति बना लेते तो वोट परसेंटेज, वोट शेयर बढ़ता तो सरकार बन जाती है आपकी? इसका जवाब तो कांग्रेस देगी। नहीं, बट आप बताओगे जब बातचीत के दौर चले होंगे, कहाँ पर मामला ऐसा अटका? क्या वो इतने रिजिड थे कि भैया एक भी नहीं देंगे, या आप लोगों की डिमांड ज़्यादा थी कि हमें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हरियाणा के लीडरशिप के हाथ बीजेपी के साथ मिले हुए थे कि भाई हम आपको मदद करेंगे, सरकार नहीं बनने देंगे और आप हमें जेल में ना भेजें। क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब कि जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, बड़े कम मार्जिन से आ रहे, आपको लगता है कि वहाँ पर भी कांग्रेस के कुछ लोगों ने अंदर इंटरनली हाथ मिलाकर तो बीजेपी का साथ दिया, हुआ आपको हराने में रोल निभाया? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने, दोनों ने ईमानदारी के साथ काम किया। दिल्ली के अंदर भी काम किया, हरियाणा के अंदर भी काम किया। मकसद हमारा वहाँ पे बीजेपी को हराना था और वहाँ पे लोकल लीडरशिप की चली भी नहीं थी। अभी आने वाले टाइम के अंदर 1 साल हुआ है, अब अगले इस साल के अंदर, जैसे आपने 3 महीने में संगठनात्मक नियुक्तियाँ की,
क्या एजेंडे आपको लगता है कि हरियाणा प्रदेश के लिए संगठनात्मक नीतियाँ तो आपकी पार्टी लेवल पे हो गया, हरियाणा के कौन से मुद्दे, कौन से एजेंडे जो आपको लगता है कि सबसे पहले अपराध जी रुकना चाहिए। हरियाणा डर के साए में जीता है। हरियाणा में नशा रुकना चाहिए। हर गांव के अंदर नशा पैर पसार चुका है। गांव की खाली जगह पे सिरिंज मिलती है, बच्चे इंजेक्शन से नशा करने लगे हैं। हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर होनी चाहिए। सरकारी स्कूल बंद करने लगे हैं। हरियाणा के अंदर हॉस्पिटल की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। आज़ादी के 80 साल बाद भी पीने के पानी की व्यवस्था हरियाणा के गांव में नहीं है। जो कई कई घंटे बिजली का कट हरियाणा में रहता है। हरियाणा के अंदर युवक जमीन बेचकर डंकी रास्ते से विदेश जाने के लिए मजबूर है कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा। हरियाणा के अंदर जाति और धर्म की लड़ाई बहुत फैल गई है। तो हरियाणा में इन सब चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। आने वाले टाइम में आपको लगता है डॉक्टर साहब कि कांग्रेस के साथ दोबारा वो परिस्थितियां बन सकती हैं कि कभी चुनाव लड़ना पड़े तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि राजनीति में कहते हैं ना, राजनीति में कभी कोई विकल्प, आम आदमी पार्टी अकेले चलेगी, किसी से गठबंधन नहीं है। और कांग्रेस से इस देश के लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। लेकिन आपकी पार्टी का तो अभी इंडिया अलायंस का हिस्सा उनके साथ नहीं, हमारा कांग्रेस से कहीं अलायंस नहीं। अलायंस नहीं, मतलब वो जो एक इंडिया अलायंस जो पूरा महागठबंधन टाइप है, उन पार्टियों में तो है ही है आप। नहीं, हम जो रीजनल पार्टियां अच्छा काम कर रही हैं हम उनकी हमेशा तारीफ करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। हरियाणा में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के परिवार से पार्टियां अलग हो गई, 2 पार्टियां बन गई, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी। एक समय में मेरे ख्याल जींद में रैली हुई थी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने मंच भी साझा किया था उस टाइम पे, जब पिछली सरकार बनने से पहले। क्या ये विकल्प भी आपके लिए खुला है कि आज कल को कोई परिस्थिति बने तो? मुझे ऐसा नहीं लगता। जब दुष्यंत चौटाला ताजे अलग हुए थे, ऐसा लगा था कि ईमानदारी पे चलेंगे, जाति और धर्म का ज़्यादा काम नहीं करेंगे, परंतु वो भी अपने परिवार के उसी रास्ते पे चले। पूरा हरियाणा में फेमस है कि चौटाला परिवार के किसी भी सदस्य को वोट दो, वो बीजेपी के ढोल में मिलती है। जब जरूरत पड़ती है या तो बीजेपी के सपोर्ट करते हैं या बीजेपी के सपोर्ट के लिए एब्सेंट हो जाते हैं कि चलो विरोध में वोट नहीं जाएगी। क्या आपको डॉक्टर साहब लगता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगे, वो जेल भी गए, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या आपको लगता है कि भाई इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट रहा कि जब ये लगने लगा कि एक ही नाम पूरी पार्टी पर हावी है, उसके अलावा विकल्प नहीं, और आगे लीडरशिप कोई ऐसी स्ट्रांग नहीं दिखी कि जिसको लगे कि लीड कर सके, कहीं ना कहीं लगता है उसने भी दिल्ली चुनाव और कहीं बैकफायर किया? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल इन्होंने सालों जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जेल में रखे, सत्येंद्र जैन कई साल जेल में रखे, संजय सिंह जी को जेल में रखा, हमारे अनेकों लीडर इन्होंने जेल में रखे, परंतु 1 रुपये का आरोप तो नहीं आज तक कहीं से दो पाया। 1 रुपया किसी से रिकवर तो नहीं हुआ। सारे के सारे हर कोर्ट से ब्री होके आ गए। ये जज्बा है आम आदमी पार्टी का। इन्होंने बहुत कोशिश करी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, जितनी बार तोड़ना चाहा और मजबूत होकर निकली। भर्ती परीक्षा को लेकर जैसे पेपर लीक के मामले बड़े आए थे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बार बार ऐसा होता है कि उनको लेकर बड़े सवाल उठते हैं, कांग्रेस पार्टी भी उठाती है, आपके भी सामने। आप कैसे देखते हैं जो ये बार बार भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल उठते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ हो जाती है कि कभी पेपर लीक का मामला है। हरियाणा में अब हर भर्ती सेटिंग से हो रही है, और जहाँ वो तो कह रहे हैं कि हमारा बिना पर्ची खर्ची का ही नारा, नहीं, हम तो उसी से बिना खर्ची पर्ची के चपरासी भर्ती होते हैं, और बाकी सारे हरियाणा के अंदर अफसर हरियाणा के बाहर के आते हैं, और सिर्फ पर्ची और खर्ची से आते हैं। और जहाँ सेटिंग फेल हो जाती है वहाँ पेपर लीक हो जाता है बच्चों की तैयारी पे। बट सेटिंग कैसे लीक हो जाएगी? जैसे अगर आपने बात कही, अगर करने वाले हैं तो सेटिंग कैसे लीक हो जाएगी? ये तो वो बताएंगे क्यों लीक हुई उनकी, क्योंकि आरोप आप लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ जी, मतलब जहाँ पे पैसे का लेन देन पूरा नहीं हुआ, सेटिंग बिगड़ गई, वो पेपर ही लीक कर देते हैं कि चलो जी बीमारी खत्म हुई। वो एक कहावत है ना, कभी जब नहीं खाएगा तो राता ही फैला दो। हाँ, राता फैला दो, बाद में समेटते रहेंगे। जी, बाद में समेटते रहेंगे। ठीक, अगर आपका डॉक्टर साहब बात करें अभी, अब जो आने वाले जो 4 साल है, आपको क्या लगता है कि मेन चुनौतियां क्या है? संगठन आप दोबारा बनाएंगे? आज आम आदमी पार्टी जिस उम्मीद के साथ लोगों ने देखना शुरू किया था पंजाब चुनाव के, सरकार बनी, वो उम्मीद से रिजल्ट्स नहीं आए, आपकी पार्टी के को मैंडेट नहीं मिला। अब अगले 4 साल में अगर आपको पार्टी को मजबूती देनी है तो आपको क्या लगता है, क्या एजेंडे, कौन से ऐसे काम है कि भी अगले 4 साल में हम लेके चलते हैं कि अगली बार आम आदमी पार्टी जो है इतनी मजबूत स्थिति में? हम जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में थे। 10 साल पहले
रादर 15 साल पहले बीजेपी की जो स्थिति हरियाणा में थी, आज हम उससे काफ़ी बेहतर है। हरियाणा की जनता बहुत जल्दी रास्ता दिखाती है और वो रास्ता दिखाने के लिए बीजेपी को हरियाणा की जनता का मन बन चुका है। एक मैं आपको दिल्ली का एक जो आपका मॉडल था शिक्षा वाला, जो स्वास्थ्य का मॉडल था, उस मॉडल को लेकर आप पंजाब भी गए, लोगों ने मैंडेट दिया क्योंकि वहाँ पर भी क्लिनिक्स खुले और सब कुछ खुले। हरियाणा क्योंकि कनेक्टिंग स्टेट है, अरविंद केजरीवाल जी जो खुद संयोजक हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद भी हरियाणा की जनता को ये विश्वास क्यों नहीं दिला पाए कि हम उस मॉडल को रेप्लिकेट कर देंगे, और अगर चलिए नहीं भी कर पाए, जो भी कारण रहे, अब आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि हरियाणा की जनता का विश्वास जीतना है, पैठ बनानी है, पकड़ बनानी है, तो आम आदमी पार्टी के कौन से ऐसे मॉडल है जो लगता है यार कि ये अनएड्रेस्ड है, अब इन मुद्दों के साथ? मैं आपको बता दूं, मुद्दे हमारे वही है। हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, हम फ्री बिजली पानी देंगे, हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी देंगे, हम बिना खर्ची पर्ची के रोजगार देंगे। जिस प्रकार नशे को पंजाब से धो दिया, हरियाणा का भी नशा धो देंगे। जिस प्रकार से बदमाशों को भागने पे मजबूर कर दिया, हरियाणा से भी मजबूर कर देंगे। हरियाणा पहले पंजाब उड़ता पंजाब होता था, पंजाब के हर घर से बच्चा बाहर जाता था, आज वो हरियाणा हो रहा है। हमने पंजाब में कंट्रोल किया, बाहर गए बच्चे वापस आने लगे, वो पोजीशन हरियाणा में भी करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं कि जो भी प्रदेश में सरकार रहे वो उस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाए, काम लगाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे कि जो बच्चे बाहर जाकर पैसा भी लगा रहे हैं, अपने परिवार से भी दूर हो रहे हैं, एक पराये देश के अंदर जाकर स्ट्रगल करने को भी मजबूर है। तो आपको लगता है कि उसके लिए पहले मॉडल होना चाहिए कि वो मॉडल एग्जीक्यूट किया जाएगा, चाहे वो बिजनेस का हो, उद्योग का हो, चाहे नौकरियों का हो? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो अपॉर्चुनिटी जैसे हम पंजाब में दे रहे हैं, दिल्ली के अंदर हमने दी थी, ये फैसिलिटीज जो इम्प्रूव है, दिल्ली में की थी, पंजाब में भी की थी, वो सब हरियाणा में करेंगे। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से ठीक 6 महीने पहले को बदला गया, वो लोकसभा चुनाव लड़के केंद्र में मंत्री है। इस 1 साल के कार्यकाल को और पिछला जो 6-8 महीने का रहा, नायब सिंह सैनी लगभग 1 साल 8-9 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ओवरऑल आप क्या देखते हैं, हाउ डू यू इवैल्यूएट कि एज अ मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल अब तक क्या रहा है? कुछ अच्छा भी किया उन्होंने, या सिर्फ आपको लगता है कि भाई अच्छा किया? जी, वो ब्याह शादी फंक्शनों में बहुत जाते हैं, सुख दुख में जाना तो अच्छी बात है उसमें। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा किया। कार्यकर्ता के घर पे जाते हैं, सरकार खट्टर साहब चलाते हैं, और वो खुद अपने मुंह से कहते हैं मैं तो चपड़ासी भी नहीं बदल सकता। तो एक मुख्यमंत्री इन्होंने चेहरा बना के लेकिन मैंने उनका एक और बयान सुना था कि भाई देखिए, आपने किसी वरिष्ठ आदमी से, पार्टी के वरिष्ठ आदमी से अगर कोई सलाह ले रहा है, मशवरा ले रहा है, तो उसमें बुराई भी क्या है? अगर मान लीजिए मनोहर लाल जी 2 बार मुख्यमंत्री है, केंद्र में मंत्री हैं, आज वरिष्ठ है, सरकार चलाने का एक्सपीरियंस तजुर्बा ज़्यादा है, अगर आपने किसी वरिष्ठ से, बुजुर्ग से राय ले भी ले तो गलत क्या है? मैं आपको कब कह रहा हूँ, भरत जी में क्या बुराई थी? राम जी के खड़ाऊ रख के सत्ता चलाते थे, मनोहर लाल जी भी खड़ाऊ रख के सत्ता चला रहे हैं। बुराई तो मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा कि अच्छे हैं, वो समारोह में जाने के लिए उनके पास समय है, ब्याह शादी अटेंड करने के लिए पूरा समय है, परंतु सरकार का काम कानून व्यवस्था का जीरो कर दिया, भ्रष्टाचार डबल कर दिया, नशा कई गुना कर दिया, भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ के बोल रहा है। जो काम मुख्यमंत्री के हैं वो उनके पास पावर नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है, अगर हम पहले के मुकाबले, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया कि शुरुआत की क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनी, बड़ी जल्दी में ग्राफ बढ़ा, वोट परसेंटेज शेयर बढ़ा, आज आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाद जो बाकी प्रदेश है वहाँ पर रिवाइवल के लिए, अपनी पैठ बनाने के लिए कौन से स्ट्रॉन्ग? मुझे ऐसा लगता है लेटेस्ट खबर से वाकिफ रहना पड़ेगा आपको जी। अभी पंजाब में आंधी आई है आम आदमी पार्टी की जी, सारे जिला परिषद के चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में, सब ये धाराशाही हो गई, इनकी जमानत जब्त हुई है। पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, मैं तो पूरे बाकी प्रदेशों की बात भी कर रहा हूँ, बाकी प्रदेश हरियाणा की बात, बाकी भी वहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में हमारे जिला पार्षद हैं चुने हुए, हमारे काउंसलर हैं चुने हुए। हरियाणा के अंदर हमने 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, परंतु हमारी पार्टी को बने हुए भी जुम्मे 1.5 दशक भी नहीं हुआ। 1.5 दशक के अंदर अगर एक पार्टी 4-5 राज्यों के अंदर विधायक ला सकती है, 2 राज्यों में सरकार ला सकती है, तो वो पार्टी देश की सरकार भी लाएगी। आजकल अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं? दिल्ली में, कहीं बाहर? यहीं अरविंद केजरीवाल जी गोवा में हैं, अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में हैं, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव पंजाब चल रहे हैं में और जहाँ हैं। गतिविधियाँ हाँ, एक हमारे राष्ट्रीय संयोजक है तो उनकी ड्यूटी पूरे देश में है।
राघव चड्ढा जी थोड़े से पिछले कुछ टाइम में, शायद उसके बाद पारिवारिक रीजन से भी कुछ कम एक्टिव और कम मुखर नजर आए, क्या कारण लगता है? वो आम आदमी पार्टी के सांसद है। व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते? मैं तो आजकल पार्लियामेंट में उनको फुल बिजी देखता हूँ, हर रोज पार्लियामेंट में बोलते हैं और आम आदमी पार्टी का नहीं, मैं पिछले कुछ टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं, पीछे लगभग 6-8 महीने रहे तो एक सांसद की जब भी ड्यूटी रही उन्होंने उसको बखूबी निभाया और पार्लियामेंट में अपना रोल का अदा किया। चलिए चलते हुए डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का व्यू पॉइंट सबसे कनेक्टिंग यहाँ पर हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष, हरियाणा को लेकर मैं बात करता हूँ कि हरियाणा में क्या मूल मंत्र लेके चलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आप किनारा कर चुके, आपके कह रहे हैं कि उन्होंने तो बैकडोर से हाथ मिला के सरकार बनाई, किसी और क्षेत्रीय पार्टी के साथ आप जाएंगे नहीं, तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ उठाने का क्या दावा करते हैं, किस तरह से, और जो बाकी जनता के मुद्दे उन पर आम आदमी पार्टी क्या लड़ाई लड़ेगी? हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के लाल को हरियाणा के अंदर एक भी व्यक्ति खराब नहीं कहता। हरियाणा की जनता दिल्ली और पंजाब दोनों के काम का रोज देखती है और हरियाणा की जनता मन बना रही है कि अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आए और हरियाणा की कमांड को संभालें। या आपने कोई रोड मैप बना रखा, कोई ब्लू प्रिंट की भैया अरविंद केजरीवाल तो है, लेकिन आप क्योंकि खुद प्रदेशाध्यक्ष हैं तो आपने कोई रोड मैप बना रखा हो कि इस रोड मैप को लेकर? हम हर गांव से लेके, हर तहसील से लेकर, हर जिले से लेके जनता के मुद्दे जनता के बीच में लेके जाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, भ्रष्टाचार को कम कराएंगे, नशे के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपराध के खिलाफ बीड़ा उठाएंगे। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी कि आप जो जिम्मेवारी आपके पास है उस जिम्मेवारी को आप आगे बढ़ाएं। आप जैसे आपने कहा कि संगठनात्मक नियुक्तियां अगले 3 महीने में, तो उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी एक अच्छे पार्टी के तौर पे, विपक्षी पार्टी के तौर पे अपनी आवाज़ बुलंद करता रहे, जनता की आवाज़ बुलंद करती रहे और प्रदेश को अग्रसर ले जाने की तरफ प्रयास करती है। यही हमारी आपके लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ थे पूर्व राज्यसभा सांसद और वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता। तो इनसे हमने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात की, दिल्ली की राजनीति को लेकर बात की, केंद्र की बात की, हरियाणा को लेकर, पंजाब को लेकर, आम आदमी पार्टी का क्या रोड मैप रहेगा आने वाले टाइम में हरियाणा के साथ साथ देश के बाकी राज्यों के लिए। तो इस पॉडकास्ट में निष्पक्ष के अंदर पूरी निष्पक्षता के साथ हमने कोशिश की कि डॉक्टर सुशील गुप्ता से हर उस पहलू पर बात करें जो शायद आप सवाल पूछना चाहते हैं, आप जानना चाहते थे, तो ज़रूर देखिएगा। और हमारे लिए कोई सजेशंस या कमेंट्स, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो तो सुझाव दीजिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा। चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।